हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मेटिक लाइन। आप सबका स्वागत है कॉस्मेटिक लाइन चैनल पे। हम पार्ट 1 माइक्रो एनकैप्सुलेशन का कर चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था डेफिनेशन क्या होती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की, उसका पार्टिकल साइज क्या होता है, फेजेस क्या होते हैं, कोर और कोटिंग मटेरियल क्या होता है और माइक्रो एनकैप्सूल्स कैसे हम रिलीज करते हैं। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे हम उसको जैसे माइक्रो कैप्सूल को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। हम माइक्रो एनकैप्सूल को सिव एनालिसिस, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रोस्फीयर्स और जितने टॉपिक्स पे लिखे हुए वो आज हम देखने वाले हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि माइक्रो कैप्सूल्स बने हैं या नहीं बने हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा सीव एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो सीव रहता है, जो फिगर दिख रहा है, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्फीयर्स इनटू वेरियस साइज फ्रैक्शंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ मैकेनिकल सीव शेकर। जो ये सीव आपको दिख रहा है तो ये शेक करते रहता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल साइज हमको चाहिए वो सेपरेट होते रहता है हर एक सीव में। अ सीरीज ऑफ 5 स्टैंडर्ड स्टेनलेस स्टील सीव्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अपर्चर साइज। तो 5 ग्राम्स ऑफ ड्रग्स लोड करते हैं माइक्रोस्फीयर्स के इन द अपर मोस्ट सीव। द सीव्स आर शेकन फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 मिनट्स एंड देन द पार्टिकल ऑन द स्क्रीन आर वेट। ऐसे हमको जो पार्टिकल साइज है मिल जाता है। सेकेंड है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रोस्फीयर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, माइक्रो कैप्सूल्स कैसे दिख रहे हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द सरफेस मॉर्फोलॉजीज ऑफ माइक्रोस्फीयर्स आर एग्जामाइंड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सरफेस होता है माइक्रोस्फीयर्स का या माइक्रो कैप्सूल्स का, उसे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम माइन्यूट या फिर स्मॉल साइज जो होता है जिसका भी वो डिटरमाइन करते हैं। द माइक्रोस्फीयर्स आर माउंटेड आउट टू a copper cylinder 100 micrometers in diameter, 10 micrometer in height by using a double-sided adhesive tip. The specimens are coated at a current of 8 milliampere for 4 minutes using the IR sputtering device. ये सब टेक्निक होती है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट डाउन में बताइए, हम उसका सेपरेट वीडियो आपके लिए लाएंगे। उसके बाद क्या होता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, जिसे हम AFM कहते हैं। द मल्टीमोड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप फ्रॉम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द सरफेस मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइक्रोस्फीयर। द सैंपल्स आर माउंटेड ऑन मेटल स्लैब्स यूजिंग डबल-sided adhesive tapes and observed under microscope that is maintained in a constant temperature and वाइब्रेशन फ्री एनवायरनमेंट। ये इस टाइप के माइक्रोस्कोप में अलग अलग मैकेनिज्म और वर्किंग होता है। सो से हम सरफेस मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं माइक्रो कैप्सूल्स या माइक्रोस्फीयर्स की। उसके बाद हम देखेंगे पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 30 mg माइक्रो पार्टिकल्स लेने होंगे और उसे रीडिस्पर्स करने होंगे 2 to 3 ml डिस्टिल वाटर में, जिसमें 0.1% 220 फॉर 3 मिनट्स डिज़ोल्व किया होगा यूजिंग अल्ट्रासाउंड एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द स्मॉल वॉल्यूम recirculating unit operating at 60 ml per second. The microparticle size can be determined by laser diffractometry using a Malvern master sizer. ये सब बड़े लार्ज स्केल में जहाँ पे माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उसमें ये सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे पॉलीमर सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट्स। जो कुछ पॉलीमर एज अ हम कोटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या है वो चेक करना भी ज़रूरी है। सो सॉल्यूशन टर्बिडिटी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ सॉल्वेंट पावर। जो टर्बिडिटी फॉर्म होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसमें हमें पता चल जाता है कि सॉल्वेंट का पावर क्या है, कि वो कितना डिसॉल्व कर पाता है पॉलीमर को। द क्लाउड पॉइंट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पॉलीमर इन डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हम देख सकते हैं डायग्राम में कि जितने भी पार्टिकल्स हैं तो कितना पॉलीमर डिसॉल्व हो पाया है तो सॉल्वेंट में, उसे हम डार्क कलर्ड में देख पाएंगे। और जो ज़्यादा सोल्यूबल नहीं हो पाया, जो पार्शियली सोल्यूबल है, उसे हम ग्रे कलर में देख पा रहे हैं। और जो बिल्कुल सोल्यूबल नहीं हो पाया है उसे हम सिंपल
राउंड शेप में देख रहे हैं पिरामिड में। सो इसके बाद हम देखेंगे विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशंस। जो कोटिंग मटेरियल बनाने के लिए जो पॉलीमर यूज़ की जाती है उसकी भी कुछ विस्कोसिटी होती है। ज़्यादा थिन और या फिर ज़्यादा थिक बन जाए यानी विस्कस हो जाए तो वो बराबर से कोटिंग नहीं कर पाएगा कोर मटेरियल की। सो द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, kinematic viscosity and intrinsic viscosity of the polymer solutions in different solvent can be measured by a U-tube viscometer at 25 plus minus 0.10 डिग्री सेल्सियस इन थर्मोस्टैटिक बाथ। ये जो विस्कोमीटर होता है ये लैब में अवेलेबल होता है और इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पॉलीमर सॉल्यूशंस की जो विस्कोसिटी है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके भी कुछ स्टैंडर्ड होंगे कि जैसे कितना विस्कस सॉल्यूशन हमारे कोर मटेरियल को अच्छे से कोटिंग कर पाए। सो द पॉलीमर सॉल्यूशंस आर अलाउड टू स्टैंड फॉर 24 आवर्स प्रायर टू मेजरमेंट टू इंश्योर कंप्लीट पॉलीमर डिसोल्यूशन। जो कोटिंग मटेरियल फॉर्म करना है हमें तो उसे हम पहले ही एक दिन पहले मीन्स 24 आवर्स हम डिज़ोल्व करके रख पाएंगे ताकि हमें इवन सॉल्यूशन मिल जाए और हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम देख रहे हैं डेंसिटी डिटर्मिनेशन। द डेंसिटी ऑफ द माइक्रोस्फीयर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर। सो इसके लिए हमको एक्यूरेटली वे करना होगा सैंपल कप में। इट्स प्लेस्ड इन द मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर। Helium is introduced at a constant pressure in the chamber and allowed to expand. This expansion results in a decrease in pressure within the chamber. Two consecutive readings of reduction is measured at differential initial pressure are noted. From two pressure readings, the volume and density of the microsphere carrier is determined. Helium जो होती है उसे यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में। एक चैम्बर बना होता है उसमें एंड अलाउड टू एक्सपांड और उसे एक्सपांड होने के लिए छोड़ देते हैं। दिस एक्सपांशन रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन प्रेशर विद इन द चैम्बर। इसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है चैम्बर में। और कॉन्सेक्यूटिव 2 रीडिंग्स हम जनरली लेते हैं, इसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि वॉल्यूम और डेंसिटी कितनी आई है। उसके बाद हम देखेंगे बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी सबको पता होती है क्या होता है। द माइक्रोस्फीयर्स फैब्रिकेटेड आर वेट एंड ट्रांसफर टू 100 ml ग्लास ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है उसमें हम वे करेंगे और 10 ml ग्लास ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल देंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। द सिलेंडर टैप्ड यूजिंग एन ऑटो टैप अंटिल द माइक्रोस्फीयर रेड वॉल्यूम इज स्टेबलाइज। ये जो ऑटो टैप होता है इसमें हम वो सिलेंडर डाल देंगे और जब तक कांस्टेंट रीडिंग ना आए तब तक हम उसे टैप करेंगे। द बल्क डेंसिटी इज एस्टिमेटेड बाय द रेशियो ऑफ माइक्रोस्फीयर वेट टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द टाइप माइक्रोस्फीयर बेड। जो बल्क डेंसिटी है वो डिटरमाइन करते हैं, रेशियो लेते हैं माइक्रोस्फीयर वेट का और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द टैप माइक्रोस्फीयर बेड। नेक्स्ट हम देखेंगे कैप्चर एफिशिएंसी। जो कोर मटेरियल होता है वो कितना कैप्चर कर पाए। एक जो पॉलीमर या फिर कोटिंग मटेरियल होता है वो कितना कोर मटेरियल को कैप्चर कर पाया है उसे हम कैप्चर एफिशिएंसी कहते हैं। द कैप्चर एफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोस्फीयर्स और द परसेंट एंट्रैपमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय अलाउइंग वॉश्ड माइक्रोस्फीयर्स टू लाइस। द लाइसिंग इज देन सब्जेक्टेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव कॉन्सिक्वेंट एज पर मोनोग्राफ रिक्वायरमेंट। जो मोनोग्राफ दिया होता है उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे। The percent encapsulation efficiency is calculated using the following equation. Angle of contact is the next point. Angle of contact is measured to determine the wetting property of microparticulate carrier. It determines the nature of microspheres in terms of hydrophilicity or hydrophobicity. This thermodynamic property is specific to solid and affected by the presence of adsorbed component. The angle of contact is measured at the solid air and water interface. Advancing and receding angle of contact. The advancing and receding angle of contact are measured by placing a droplet in a circular cell mounted above objective of inverted microsphere. Contact angle is measured at 200 degree within the minute of deposition of microspheres. Next method है beaker method. The dosage form or the core material in this method is made to adhere at the bottom of the beaker containing the medium and stirred uniformly using a stirrer.
Volume of the medium used in the literature for the studies varies from 50 to 500 ml and the stirrer speed from 60 to 300 rpm. उसके बाद हम देखेंगे dissolution apparatus. Standard USP that is United States Pharmacopoeia और BP British Pharmacopoeia dissolution apparatus have been used to study in vitro release profiles using both relating element, paddle and basket. Dissolution medium used for the study varied from 100 to 500 ml and speed of rotation from 50 to 500 rpm. Next हम देखेंगे 3 important areas of current microencapsulation applications. इसमें क्या है कि जो कोर मटेरियल है वो स्टेबलाइज होना चाहिए कोटिंग मटेरियल से, क्योंकि बहुत सारे जो कोर मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, वो किसी फॉर्मुलेशन में स्टेबल नहीं हो पाते हैं. इसकी वजह से हमें उसे इनकैप्सुलेशन करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद रिलीज़ कैसे होता है, द कंट्रोल ऑफ द रिलीज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल. रिलीज़ भी प्रॉपर होना चाहिए उसका, ताकि ऑन साइड जाके वो अपना एक्शन दे पाए, वेदर यू अप्लाइंग इट इन टॉपिकल मीडियम और इन इंटरनल मीडियम. सेपरेशन ऑफ केमिकली रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स विद अ लिक्विड और पाउडर मिक्सचर. ये जो माइक्रो कैप्सूल्स जो फॉर्म होते हैं उसे वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए जिसमें भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. मीन्स जिसमें हम, जैसे क्रीम है, अगर हम उसे इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो वो स्टेबल होना चाहिए, लिक्विड हो या पाउडर मीडियम, दोनों इसमें वो जो माइक्रो कैप्सूल्स है वो स्टेबल होने चाहिए और बर्स्ट नहीं होने चाहिए उसमें. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ इम्प्रूव्ड स्टेबलाइजेशन. इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि जो अनकैप्सुलेटेड विटामिन ए पैल्मिटेड है वो स्टेबल नहीं है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है. देख रहे होंगे आप कि विद इन 8 to 15 डेज उसकी जो पोटेंसी है वो नहीं रह पा रही है. और वही हम माइक्रो इनकैप्सुलेटेड विटामिन ए पैल्मिटेड अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन में तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. माइक्रो इनकैप्सुलेशन ऑफ सर्टेन विटामिन्स टू रिटार्ड डिग्रेडेटिव losses has been practiced for many years. The potency retention properties of micro encapsulated vitamin A palmitate oil are illustrated in the figure. फिगर में हम देख पा रहे हैं ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको. वही सेम एग्जांपल है. द कन्वर्जन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स टू ड्राई फ्री फ्लोइंग पाउडर्स विद सब्सिक्वेंट रिटेंशन ऑफ लिक्विड कोर मटेरियल ड्यूरिंग एक्सटेंडेड स्टोरेज इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजेशन. जो वोलाटाइल लिक्विड होता है तो उसे हम ड्राई कर रहे हैं फ्री फ्लोइंग पाउडर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इनकैप्सुलेट होता है और उसकी जो स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जा रही है, वो स्टेबल हो जा रही है. सो यहाँ पर हम रुकते हैं. नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कुछ अलग पॉइंट. माइक्रो इनकैप्सुलेशन का पार्ट 3 हम देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन लैब में या फिर इंडस्ट्रीज में कैसे फॉर्म होता है. बहुत सारे टेक्निक्स हम उसमें देखने वाले हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप हमें कॉस्मेटिक लाइन 21 इस इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हैं.